हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियां और उसके साथ में 1857 के पहले जो सिपाही विद्रोह होते हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। और उसके साथ में हम लोगों ने जो अभी तक किसान विद्रोह और आदिवासी विद्रोह किए हैं तो उन विद्रोहों की कौन सी कमजोरियां रही हैं जिसके कारण वो असफल हुई उनको देखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं 1857 की क्रांति के पहले कर रहे हैं। कल का जो वीडियो आएगा उसमें जैसे हम लोग राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, ये उसमें सिपाही विद्रोह ये भी एक कारण होगा, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ ये भी एक कारण होगा। तो वहाँ पे सिर्फ मैं बताते चलूँगा कि अच्छा उसका कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ हैं। तो ये तीनों चारों अब इनके बारे में आज मैं यहाँ पे बता दिया, ये सब आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। उसके पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ आदिवासी विद्रोह, नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह, ये भी एक कारण थे, तो वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ें थी। इसीलिए मैं एक तरफ से चीज़ों को कर रहा हूँ जिससे आपके माइंड में कोई डाउट ना आए। कल का जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग 1857 की उद्भव के क्या कारण थे, उसका स्वरूप क्या था, उसका विस्तार कहाँ कहाँ था, उसके क्या परिणाम हुए, अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसके क्या कारण थे, ये सब हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे, प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों। तो अब हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। आप लोग देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी का मतलब है अपने साम्राज्य को किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसी वो अपना रहे हैं। तो बेसिकली आप लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने स्वतंत्र राज्यों का उदय जब किया तो उसके साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि मैसूर को, बंगाल को या फिर मराठा, यहाँ पे मराठा साम्राज्य, हैदराबाद, इधर का कोलकाता वाला रीजन, बंगाल का, तो इन सबको अंग्रेज कैसे अपने में मिलाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे एक एक जब हम लोग उसमें कर रहे थे तो विलय तक हम लोगों ने किया था। तो उसमें एक हम लोगों ने देखा था युद्ध, एक वो युद्ध की नीति अपना रहे हैं कि इधर मैसूर से युद्ध कर रहे हैं जो कि 1769 से चलता है, ठीक है। तो इधर मराठा को आप देख रहे हैं, मैसूर को देख रहे हैं, बंगाल को देख रहे हैं, सिख को देख रहे हैं, तो इनके साथ में वो युद्ध की नीति अपनाते हैं, युद्ध करके उनको अपने साम्राज्य में मिलाते हैं। दूसरी उनकी देखेंगे आप लोग कूटनीतिक और प्रशासनिक। इसमें आप लोग कैसे देखेंगे, इसमें आप लोग देखेंगे जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि, आप लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी की देखेंगे। वैसे लॉर्ड बोलना तो सही नहीं है, डलहौजी बोलो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो बात करते हैं कि उनकी दो विशेषकर नीतियां हम लोग देखते हैं, एक युद्ध की नीति, दूसरी उनकी कूटनीतिक और प्रशासनिक नीति। युद्ध की नीति तो हम लोग देख लिए कि अलग अलग जो राज्यों का हम लोगों ने किया है, सिख का, मराठा का, हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, वो सब आप लोग करिएगा। वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मस्ट हैं आने, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से करिए। आज हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं रिंग फेंस पॉलिसी देखते हैं। इसको हम लोग हिंदी में घेरे की नीति बोलते हैं, जो बेसिकली 1765 से 1813, ये टाइमलाइन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि कोई भी नीति अब जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुई तो पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म नहीं हो रही है, वो चल ही रही है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली 1817 तक ये जाता है। तो रिंग ऑफ फेम्स क्या होती है इसमें बेसिकली हम लोग जैसे देख रहे थे जब मराठा, हैदराबाद और मैसूर को कर रहे थे, उसमें आप लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जब बंगाल वाले रीजन में जब वो अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं तो क्या करते हैं धीरे धीरे इधर वो हस्तक्षेप करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो मैसूर से युद्ध स्टार्ट करते हैं 1769 में, तो देखेंगे कि मैसूर से हैदर अली पहले युद्ध में तो उनको पराजित ही करता है। फिर दूसरा युद्ध होता है तो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि ये जो है मराठा से संधि कर ले रहे हैं और इधर हैदराबाद के निजाम से संधि कर ले रहे हैं, किसके लिए, मैसूर को परास्त करने के लिए। लेकिन उसी समय मैसूर ने मराठों से संधि कर ली। ये सब हम लोगों ने मैसूर वाले में किया था, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं कि जैसे अगर वो मैसूर से युद्ध कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बीच में मराठा और हैदराबाद के निजाम ये दोनों ना आए हमारे बीच में। तो लोग क्या कर रहे हैं, इनसे बोल रहे हैं देखो मैं मैसूर के ऊपर आक्रमण कर रहा हूँ, जो उससे लाभ होता है, जो पैसे का होगा उसका होगा, मैं तुम्हारे साथ में शेयर कर लूँगा, और ये तुम्हारा पड़ोसी है, अगर पता लगे यही तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो बेसिकली ये जो है वही फूट डालो राज करो की नीति के थ्रू बफर जोन्स बनाते थे। बफर जोन्स में बेसिकली ये होता था कि अब जैसे मराठा हैदराबाद से संधि कर लिए तो ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, बफर का काम कर रहे हैं। अब ये अगर यहाँ से आ रहे हैं, बीच में इन दोनों से राय सलाह किए, आके अब यहाँ पे किसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, मैसूर के ऊपर। तो यही बेसिकली है बफर जोन्स,
ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने की अगर श्रेय देखें तो किसको जाता है, वारेन हेस्टिंग को। इसमें होता क्या है, बफर जोन्स बनाएंगे। बफर जोन्स में वही मैंने बताया कि इन दोनों से संधि करेंगे। किस प्रकार की, बोलेंगे देखो अगर तुम्हारे ऊपर बाय द वे कल की जो है, अगर मैसूर से हैदर अली अगर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, लेकिन सैन्य का खर्चा तुम उठाओगे। तो उसमें क्या वो बोल रहे हैं, सैन्य मदद प्रदान करेंगे बाहरी आक्रमण से, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है। और वो उसका खर्च कौन उठाएगा, सैन्य खर्च का वो उठाने वाले हैं जो वहाँ के नवाब हैं, जो वहाँ के निजाम हैं और पेशवा, ये सब उठाएंगे, ठीक है। बाहरी आक्रमण के समय जो है सैन्य मदद पहुंचाने से, मतलब कि इसी के बेस पे इसको जो है बफर जोन्स बोलते हैं। और इसके थ्रू जो है हैदराबाद, मराठा, मैसूर, अभी मैंने इसको अच्छे समझाया और इसके सेपरेट वीडियो भी हमने बनाए हैं, उनको आप लोग देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे मैसूर का पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध किया है, ऐसे मराठों का किया है, इसी के साथ में जो है हम लोगों ने हैदराबाद का भी किया। तो आप लोग वहाँ से देखेंगे तो और अच्छे समझेंगे, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं सहायक संधि की, ठीक है। सहायक संधि देखेंगे, जो रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी है, इसी का अगला चरण मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलाने का श्रेय किसको जाता है, ब्लेजली का। लेकिन यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस और बीपीएससी में एक दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि सहायक संधि सबसे पहले इंडिया में कौन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने का श्रेय जो है पूछता है कि सहायक संधि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तो आप लोग क्या बोलेंगे, डुप्ले, ठीक है। ये पहला यूरोपियन था जिसने जो है सहायक संधि को चालू किया। यह कब से कब तक माना जाता है, 1795 से लेके 1805 तक। बेसिकली ये जो है 1798 है, ठीक है। 1798 से लेके 1805 तक सहायक संधि को माना जाता है, ठीक है। इसको स्टार्ट किसने किया, ब्लेजली का। लेकिन अगर पूछे सबसे पहले किसने स्टार्ट किया तो डुप्ले ने। डुप्ले कौन था, एक फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि सहायक संधि में आता क्या है। ये बोलता है कि अगर फॉरेन रिलेशन अगर बनाना है तो कंपनी से पूछ के आप बनाओगे, पहला। दूसरा कि आपको अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा और उसके जो मेन लीडर होंगे वो कौन होंगे, ब्रिटिशर्स ही होंगे। कंपनी जो है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, आपने आप से कुछ नहीं करेंगे। और कंपनी जो है आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, जबकि बार बार करती है, ठीक है। तो ये अब इसमें जो बार बार क्वेश्चन आएगा ये इसका क्रम पूछेगा। जैसे यूपीएससी पीसीएस में क्रम पूछ लेगा कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया सहायक संधि में, या फिर ऐसे 4 से 5 दे देगा, उनका क्रम पूछ लेगा। तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला है हैदराबाद, कब शामिल होता है, 1798 में। मैसूर 1799 में, याद आ रहा है ना, मैसूर की जो तीसरी लड़ाई होती है, टीपू सुल्तान जब उसमें मारे जाते हैं, ठीक है। मैसूर, ये जो है मैसूर की तीसरी जो संधि होती है, तो उसके थ्रू 1799 में मैसूर को शामिल किया जाता है। 1799 में ही तंजौर भी आता है। अवध कब आएगा, 1801 में। मराठा 1801 में। भोसले 1803 में। सिंधिया 1804 में। इसका जो ट्रिक है आप लोग ऐसे याद रखेंगे, हेमंत, अमर, भोसले, ठीक है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हे से हैदराबाद, म से हे से हैदराबाद, म से मराठा, त से तंजौर, अ से अवध, म से मराठा, ठीक है, मर से मराठा, भो से भोसले, स से सिंधिया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आए दिन मतलब कि मिलाने का पूछ लेगा, क्रम पूछ लेगा, ईयर पूछ लेगा, तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे। ईयर तो सभी का नहीं पूछता है, तो बस यही, जैसे मैसूर का पूछ सकता है 1799 में, हैदराबाद 1798, ठीक है। अवध आ से पहले नंबर पे आ आता है तो ऐसे कर लेना 1801, ठीक है। और भोसले हो गया, सिंधिया हो गया, ठीक है। सिंधिया का भी शायद एक आध बार पूछे तो 1804 याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी इसका क्रम ही आपको याद रखना। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हे से हैदराबाद, म से मैसूर, त से तंजौर, अ से अवध, म से मर से मराठा, भो से भोसले, स से सिंधिया। ये तो हो गया सहायक संधि का, जो सहायक संधि है उसका ट्रिक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको जो है व्यपगत का सिद्धांत बोलते हैं, ये लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड नहीं, सिर्फ डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1848 से लेकर 56 तक, ठीक है। और उसके बाद 1857 की क्रांति आप लोग देख लेते हैं। फिर 1858 का जब क्राउन का यहाँ पे जो है राज हो जाता है तो इसको फिर समाप्त कर दिया जाता है। अब बात करते हैं, समाप्त कर दिया जाता है। इसमें होता ये है कि ऐसे राजा, ऐसे रजवाड़े जिनके पास में पुत्र नहीं है अपना, वो बेसिकली क्या करते थे, किसी को जो है गोद ले लेते थे और उनको उत्तराधिकार दे देते थे। तो इसमें जो है जो डलहौजी थे ये बोले कि देखो जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसको उत्तराधिकार में शामिल नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके आधार पर वो जो है राज्यों को अपने ऊपर मिला लेते थे, अपने में मिला लेते थे। तो उसे क्या बोलते हैं, व्यपगत का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले कौन आया, सतारा, दूसरे नंबर पे जैतपुर, संभलपुर, इसके बाद बघाट, उदयपुर, झांसी, उसके बाद नागपुर, ठीक है। इसको जो याद करने का ट्रिक है वो है सजल, ठीक है, सजल बघाट उ जेएन झा का। जेएन झा इलाहाबाद में एक हॉस्टल है, तो मैंने उसी से याद किया था। तो कैसे आप लोग याद रखेंगे इसको याद करने का ट्रिक है सजल बघाट उ JN हॉस्टल के, JN हॉस्टल के, ठीक है, हॉस्टल के। ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। स से सतारा, जल से इसका जो है संभलपुर, जैतपुर याद रख लीजिएगा। बघाट से बघाट, उ से उदयपुर, जे से झांसी, N से नागपुर, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका बस क्रम ही पूछेगा। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसको शांतिपूर्ण विलय की पॉलिसी भी बोलते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिपाही विद्रोह जो 1857 से पहले हुए हैं। इसमें जो है 1806 वाला और 1824 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, बस इसका ईयर याद रखिएगा। 1764 में जो सबसे पहले सिपाही विद्रोह होता है वो बंगाल का सिपाही विद्रोह होता है। 1806 में बिल्लोर में होता है। इसका कारण एक धार्मिक कारण था। इसमें जो सेना थे, बेसिकली जो सिख थे, वो जो अपने सर पे पगड़ी बांधते थे, ठीक है, उसको जो है उस पगड़ी को चमड़े की कलगी से रिप्लेस कर दिया गया था। तो इसीलिए जो है वहाँ के जो सेना थे वो जो है विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। 1824 का बैरकपुर में होता है, ठीक है। इसमें होता ये है कि उस समय बर्मा से युद्ध होता है, तो बर्मा जाने के लिए जो सैनिकों को भेजा जाता है, और सैनिकों के अंदर एक ऐसी, समझो कि एक ऐसी मानसिकता डेवलप हुई थी। उनका जो मत था वो ये था कि अगर कोई जो है समुद्र को अगर पार करेगा तो अपनी जाति को खो देगा, ठीक है। तो वही जो है बर्मा जाने के लिए, जैसे आप लोग देखते हैं बर्मा कहाँ पे है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो पास है, ठीक। अगर यहाँ पे जो है अगर उनको जाना है तो समुद्र से ही जाना पड़ेगा, समुद्र को पार करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या बोल रहे थे कि अगर मुझे वहाँ पे जाना है तो वो जो है समुद्र पार करना पड़ेगा और हम अपनी जाति खो देंगे, हम नहीं जाएंगे। तो इसको लेके विद्रोह करते हैं। 1838 का जो होता है वो कहाँ पे होता है, सोलापुर में। बस इसका याद रखिएगा, 1838 सोलापुर। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो होता है जन विद्रोह की जो कमजोरियां हैं, अगर उनको देखें कि जो हम लोगों ने इसके पहले आदिवासी विद्रोह पढ़ा, और उसके साथ में हम लोगों ने और कौन सा विद्रोह एक देखा था, आदिवासी के साथ में नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह। उन सब के कौन कौन से कारण थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहला कारण है कि वो स्थानीय था, मतलब कि जो भी उनकी प्रॉब्लम थी वो स्थानीय थी, उसको लेके थी। वो एक भारत को जो अगर बोले कि भारत के परिप्रेक्ष्य में वो पूरा का पूरा स्वरूप नहीं धारण कर पा रही थी, तो क्या है अपने आप में स्थानीय था। दूसरा, वो अलग अलग थे कि उनकी प्रॉब्लम ये है, उनकी प्रॉब्लम वो है, तो वो अपनी अपनी प्रॉब्लम के लिए लड़ रहे थे। उनमें सामंजस्य नहीं था, एक गुट के अंदर ही सामंजस्य नहीं था। जैसे आप नरबली प्रथा को लेके देखेंगे, खोंड में जो था कुछ उसके फेवर में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। आप लोग मुंडा विद्रोह को देखेंगे, पहले ये भूमि परिवर्तन को लेके वहाँ से स्टार्ट होता है, लैंड रिफॉर्म को लेके, लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको लेके होता है। बाद में उसमें राजनीतिक, धार्मिक, ये सब भी एंगल आ जाता है। तो शुरू एक से होता है, बाद में धीरे धीरे वो चेंज होते रहते हैं। उनका कोई सामाजिक विकल्प नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना नहीं था। जैसे कि हमने कहा कि वो अपने आप में जब स्थानीय इशू को लेके हैं तो राष्ट्रवादी भावना कैसे प्रबल होगी, वो है।
वो जो है जैसे ब्रिटिशर्स उनको किसी को रियायत दे दिए, ठीक है, तो अपने आप में शांत हो गए। या फिर जो विद्रोह के जो लीडर्स हैं उसमें से 2-4 को पकड़े, 4 में से 2 को कुछ रियायत दे दिए, बोले कि तुमको ये बना देंगे वो बना देंगे, ठीक है, फिर वो अपने आप में शांत हो जाते थे। ये भी एक रीजन था। उनके पास में आधुनिक हथियार नहीं था। जैसा आप लोग देखेंगे कि वो लोग जो है कहीं तलवार लेके लड़ रहे हैं तो कहीं छोटा मोटा वही बारूद का उनके पास में है। लेकिन आप लोग देखेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास में राइफल्स हैं, उसके साथ में तोप हैं, तो ये सब उनके पास में आधुनिक हथियार थे। ये भी एक रीजन था, ठीक है, जो उसका। इनके पास में कुशल नेतृत्व नहीं था, ठीक है, कि उनके पास में 1 से 2 लीडर हैं, अगर वो किसी तरीके से अगर वो जाते हैं तो उनके पीछे कोई दूसरा नहीं है। जबकि ब्रिटिशर्स में है कि फ्रंट फुट पे कोई एक मेन लीडर है, अगर वो जाता है तो पीछे सपोर्ट करने के लिए और भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये, और उनके पास में एक उचित रणनीति नहीं थी कि कैसे विद्रोह को आगे बढ़ाना है। कुछ टाइम तक चल रहा है, वही जो मेन लीडर है वो गया तो पूरी की पूरी जो है रणनीति अपने आप में ख़त्म हो जाती थी। तो ये तो हो गया ये। आज हम लोगों ने देखा कि जो 1857 के पहले ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं, तो उसमें से हम लोगों ने कुछ किया। अब कल का जो टॉपिक होगा वो 1857 की क्रांति को हम लोग पूरे एक ही वीडियो में अच्छे से समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको इसमें कोई अगर सुझाव देना हो कि और चीज़ों को ऐसे करना ज़्यादा ठीक रहेगा तो आप लोग कमेंट में बताया करिए, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप लोग PYQ इस पर सॉल्व करिए। जय हिंद।